हेलो बच्चों, आज हम पंचकर्मा का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कवर करेंगे। वो है नॉलेज ऑफ कोष्ठ एंड अग्नि, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, वैसे तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है, समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम वैसे ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी, जब हम शारीरिक क्रिया पढ़ रहे थे तब भी हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा श्लोक है जो और इम्पॉर्टेंट भी है, जो हम यूजुअली काय चिकित्सा में पढ़ते आते हैं, है ना। तो क्या श्लोक है कि देखो, शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवति अनामय रोगी स्याद विकृते मूलम अग्नि ही तस्मात् निरुच्यते। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है, जिस श्लोक लिखा है, पर समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे कहता है कि अगर हमारे पास अग्नि जो है ना वो शांत हो जाती है, मतलब थोड़ा जलना बंद हो जाती है, तो हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वैसे ही अगर हमारे पास अग्नि मतलब युक्ते मतलब रहती है और वो अपनी प्राकृत अवस्था में, अच्छी अवस्था में रहती है, तो हम चिरा मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। अनाम्य मतलब आम्य के बिना। अब आम्य क्या होता है? आम्य का मतलब होता है रोग, ठीक है। रोगी स्यात् विकृते मूलम अग्नि ही तस्मात् निरुच्यते। और अगर हमारे पास जो अग्नि है वो विकृत हो जाए, अगर हमारे पास अग्नि क्या हो जाए? विकृत हो जाए, तो क्या हो जाता है? इंसान क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारी पूरी बॉडी है उसका क्या मूल है? वो अग्नि ही मूल है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो श्लोक है हमें इसे थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, काय चिकित्सा में भी काम आ जाता है। और इस तरह से अगर हमारे पास कोष्ठ या अग्नि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इसके अंदर भी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमने अग्नि की थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब उसके बाद हम लिखेंगे कि भैया अग्नि के प्रकार क्या होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके से अग्नि के प्रकार हैं। एक तो है दोषों के अनुसार, ठीक है। एक मतलब सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा हमें इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्थान भेद के साथ, कि किधर जो अग्नि है वो प्रेजेंट है। एक जठराग्नि होती है, भूता अग्नि जो पंच महाभूतों में पाई जाती हैं। सो कितनी प्रकार की हुई वो? पांच भूता अग्नि। और कितनी धातुएं हमारी बॉडी में? 7 धातुएं। तो उनमें जो अग्नि पाई जाती है वो कौन सी अग्नि हो गई? धातु अग्नि हो गई, ओके। तो ये हमने अग्नि की टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब आगे देखते हैं हम इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा हमें एक्सप्लेनेशन पता भी होना चाहिए। और पेपर में उस हिसाब से हमने लिखना है कि सोचो अगर 15 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आता तो हमें थोड़ा तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने जो पढ़ी दोषों के अनुसार वो है समअग्नि। अब समअग्नि का क्या मतलब है? ये श्लोक छोटा सा है, हम याद भी कर सकते हैं। क्या लिखा है? यथा कालम उपयुक्तम अन्नम सम्यक पचती। मतलब जो भुक्त अन्न को उपयुक्त समय में पचा देती है, ऐसा जो दोषों की समता के कारण होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? समअग्नि बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल जो खाना है, बेसिकली देखो ये इस श्लोक का मतलब यही है कि जो समअग्नि क्या है, जो मतलब जो खाया हुआ अन्न है उसे उपयुक्त समय में पचा देती है। मतलब नॉर्मल जितना टाइम लगना चाहिए उतने टाइम में पचा रही है, तो वो क्या है? वो समअग्नि है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि वो नॉर्मल टाइम में पचा रही है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी दोष वगैरह हैं वो सब क्या है? एक नॉर्मल सम मात्रा में, एक नॉर्मल रेंज होती है उसमें अगर प्रेजेंट होंगे तो हम तभी जो अग्नि है वो ये सब कर पाएगी। तो ये हुआ सम्यक अग्नि की डेफिनेशन। आगे देखते हैं विषम अग्नि। विषम नाम से ही पता चल रही है, कदाचित सम्यक पचती, ठीक है। और इसमें क्या मतलब हुआ? कदाचित सम्यक पचती मतलब कभी कभी क्या करती है? वो जो खाया हुआ अन्न उसे भली भांति पचा देती है। कदाचित क्या करती है वो? कदाचित आद्यमान कर देती है, शूल कर देती है, उदावर्त कर देती है, अतिसार, जठर गौरव, आंत्र कुंजन प्रवाहनानी, ठीक है। तो जो मतलब कभी कभी तो नॉर्मल उसने विषम का मतलब कभी अच्छी है, कभी उसका जो रेंज है वो उल्टा पुल्टा हो गया। जब उल्टा पुल्टा हो जाता है तो क्या कर देती है? ये 3-4 चीज़ें कर देती है। अच्छा भैया, वो इस चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं? थोड़ा सा एक अपने दिमाग में लहसी बनाएंगे कि जैसे आद्यमान है, शूल है, उदावर्त है। हमें पता है उदावर्त के अंदर दर्द हो रहा है, आद्यमान हो रहा है, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, हमारे पेट में गुरुता आ जाएगी। जब गुरुता आ जाएगी तो हमारे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ होने लगेगी, और गुड़गुड़ को हम थोड़ा प्रवाहन जैसा सोच लेते हैं, और प्रवाहन जब होने लग जाए तो हमें उसके बाद अतिसारी होता है। तो इस तरह से हमने एक चेन सी बनाई, उस हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा याद कर लेना। 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है तीक्ष्ण अग्नि। अब सवाल आता है तीक्ष्ण अग्नि क्या है, नाम से पता चल रहा है जो थोड़ी ज़्यादा तेज हो, है ना। तो इसमें क्या होता है, आशु पचती। आशु मतलब फटाफट से, पचती मतलब जो पचा देती है। तो जो बड़ी मात्रा में खाए हुए अन्न को भी, उपयुक्त अन्न को भी शीघ्र पचा दे, फटाफट से पचा दे, या फिर अत्यधिक मात्रा में, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं खाना, उसके बाद भी उसे वो बहुत ही ज़्यादा अगर शीघ्रता से पचा देती है, तो उसे हम तीक्ष्ण अग्नि कहते हैं। ठीक है। अब तीक्ष्ण अग्नि के अलावा क्या इसमें क्या आता है कि पाक के अंत में हमें ये 3 चीज़ें याद रखना है कि जो तीक्ष्ण अग्नि, देखो तीक्ष्ण अग्नि इज़ नॉट अ नॉर्मल अग्नि, वो अच्छी अग्नि नहीं मानी जाती। ना तीक्ष्ण अच्छी अग्नि है, ना विषम, ना मंद। तो सम अग्नि जो है वो बेस्ट अग्नि है। तो अगर तीक्ष्ण अग्नि में होगी तब भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब वो क्या, तीक्ष्ण अग्नि क्या करती है, वो असल में क्या कर देती है, शोष कर देती है, मतलब सब सुखा देती है। तो पाक के अंत में क्या हो जाता है, गल शोष, तालु शोष, ओष्ठ में शोष, संताप बोले तो पायरेक्सिया, मतलब कि बुखार टाइप कुछ हो जाता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा तीक्ष्ण अग्नि के बारे में। आगे देखते हैं मंद अग्नि। मंद अग्नि का मतलब पता ही है हमें कि हम थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे तो क्या होगा, खाए हुए अन्न को, उपयुक्त अन्न को भी वो उदर में भारीपन कर देती है, सिर में भारीपन हो जाता है, श्वास, कास, प्रसेक, है ना, सर्दी वगैरह उत्पन्न करके बड़े विलंब से पचाती है। मतलब महताकालीन पचती। महताकालीन मतलब बहुत समय लगाती है, किस लिए, पचाने के लिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा में जो सिम्टम्स उत्पन्न कर रही है वो भी कर रही है। ठीक है। तो हमारी बॉडी में भारीपन, पूरे शरीर, सिर में भारीपन, तो ये हमें एक लय में याद हो जाता है कास और श्वास, और एक लय में ये भी याद हो जाता है सर्दी पर सेक, है ना। तो इस तरह से हमने ये याद कर लेना। ठीक है। तो ये हमने अग्नि के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखा। अब इसके बाद चलते हैं प्रकृति एंड अग्नि संबंध। देखो थोड़ा सा और डिटेल में अगर आ जाता है तो हम आगे ये भी लिख सकते हैं कि भैया कौन सी प्रकृति में कौन सा दोष प्रबल होगा, और उसके अंदर कौन सी अग्नि जो है वो उपस्थित होगी। ये हमें बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे पास वातज प्रकृति होगी तो उसमें दोष कौन सा प्रबल होगा, ऑफकोर्स वातज होगा। उसके अंदर अग्नि कौन सी होती है, विषम अग्नि होती है। पित्तज अग्नि है, दोष की प्रबलता कौन सी, पित्तज है, तो अग्नि कैसी होगी उस टाइम पे, तीक्ष्ण होगी। पित्त स्वयं अग्नि है, इसमें अग्नि कैसी होगी, तीक्ष्ण होगी। कफ थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। दोष की प्रबलता कफ, और उपस्थित अग्नि क्या होगी, मंद अग्नि होगी। सम प्रकृति में सम दोष, सम अग्नि प्रेजेंट होगी। तो दोषों के हिसाब से हमने देख लिया कि प्रकृति और अग्नि का क्या क्या संबंध होता है। अब आता है कि अच्छा अग्नि की परीक्षा हमने किस तरह से करनी है। ठीक है। तो अग्नि की परीक्षा करने हम 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि हम अभ्यवहरण शक्ति के साथ, यानी कि हमारी कैपेसिटी ऑफ इनटेक कितनी है, कितना हम खा सकते हैं, उस हिसाब से हम अग्नि की परीक्षा कर सकते हैं। दूसरा हम परीक्षा कर सकते हैं जरण शक्ति, यानी कि कितने डाइजेस्टिव कैपेसिटी हमारी कितनी है, हम कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम अग्नि की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है। अब अभ्यवरण शक्ति क्या होता है, थोड़ा एक डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम एक समय पर आहार सेवन करने की कितनी क्षमता है, वही अंग्रेजी में बोले तो कैपेसिटी ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब हमने एक बार में कितना आहार खा सकते हैं। इससे हमें क्या पता चल जाता है, हमारा अभ्यावरण शक्ति का पता चल जाता है। और हमारे पास जो खाया हुआ अन्न है उसे हम सुखपूर्वक कितनी जल्दी पचा सकते हैं, ये क्या हमारा बता देता है, जरण शक्ति बताता है। नाम से ही पता चल रहा है। ये भी आसान था कि अग्नि की कैसे परीक्षा करनी है। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अभ्यावरण शक्ति क्या होता है। अदरवाइज वैसे तो इनफ ही है, बट और थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो इसमें ना 3-4 चीज़ें आती हैं। एक क्या चीज़ आती है कि 2 चीज़ें हमें एक मतलब बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि दैनिक आहार क्या होता है, नैमित्तिक आहार क्या होता है। दैनिक का मतलब डेली, ठीक है, जो डेली हम खाना खा रहे हैं उसको हम दैनिक आहार बोल देते हैं। नैमित्तिक आहार का मतलब होता है जो हम किसी कारणवश या किसी विशेष कोई समारोह हो उसके अंदर जो हम खाना खाते हैं उसको हम बोल देते हैं। हम जैसे कि हम रोज़ जो खाना खाते हैं वो दैनिक आहार हो गया, फुल्का दाल, है ना, या फुल्के के साथ सब्जी। बट हम कभी कभी जाके पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं,
तो वो हमारा क्या होगा, नैमित्तिक आहार हो गया। अब इस हिसाब से हम अभ्यावरण शक्ति को डिसाइड करते हैं कि नैमित्तिक आहार हमने सेवन किया तो हमारी तीक्ष्ण अग्नि का कैसा बिहेव होगा। तीक्ष्ण अग्नि को अगर तुम अच्छा, अब देखो बाहर का जो भी जंक फूड होता है वो थोड़ा भारी होता है ना, भारी होता है, अम्ल होता है, कटमधुर होता है ना, इस तरह का होता है। तो तीक्ष्ण अग्नि, ज़्यादा अग्नि दे रहे हो तो वो आराम से उसको क्या कर लेगी, पचा लेगी, ठीक है। मंद अग्नि दोगे तो क्या होता है, सेवन करने के पश्चात दूसरी बार खाना नहीं खाएगा, उसमें क्या होगा, तीक्ष्ण अग्नि फटाफट से पचाएगी और दूसरी बार उसको तुम खिलाओ। पर मंद अग्नि अगर पेशेंट होता है तो उसमें नैमित्तिक आहार क्या करता है कि वो बंदा जो है वो दोबारा खाना नहीं खाता, उससे पहला खाना ही नहीं पचेगा तो दोबारा कैसे खाएगा। विषम अग्नि होती कि कभी सम्यक पाचन उस नैमित्तिक आहार का कर भी लेगी या नहीं भी करेगी, है ना। तो ये हिसाब होता है अभ्यावरण शक्ति, हम इस हिसाब से कर सकते हैं डायग्नोस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है ये देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जारण शक्ति किस हिसाब होता है। ये ऐसे पढ़ लेना, पढ़ने का मन होगा तो, ऐसे कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखो जारण शक्ति क्या होता है। देखो जारण शक्ति से पहले हमें पता होना चाहिए कि जीर्ण आहार के क्या लक्षण होते हैं। ये भी हमने काया चिकित्सा में बड़े उसके साथ पढ़ा होता है कि जीर्ण आहार का लक्षण है कि भैया सबसे पहले उस बंदे में उद्गार शुद्धि होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होगी, उद्गार शुद्धि। फिर उस पेशेंट के अंदर होगा उत्साह, ठीक है। वेगों का उत्सर्ग होता है यथोचित, जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। लघुता, हल्कापन महसूस होगा। शुद्ध और पिपासा, भूख और प्यास लगेगी। ये क्या है, जीर्ण आहार से लक्षण। तो ये जीर्ण आहार के लक्षण होते हैं। याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। वेगों का उत्सर्ग हो, मतलब पहले तुम्हें 2 ऊ याद रखने हैं कि भैया एक उद्गार, हमें उद्गार अच्छा आ रहा होता है, उत्साह हो रहा होता है। अब अगर हमारे पास उद्गार क्या है, एक वेग ही है, तो इसमें सारे वेग मतलब नॉर्मल आ रहे हैं। हमने जैसे ही वेग निकाला तो हमारी बॉडी में क्या आई, लघुता है और हमें फिर से भूख प्यास लगी। हम थोड़ा सा ऐसी स्टोरी अपने दिमाग में सेट इसको याद करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं जारण शक्ति का किस हिसाब से होता है। तो उत्तम जारण शक्ति कब मानी जाएगी, जब हमारे पास जो ऊपर हमने जीर्ण आहार के लक्षण पढ़े हैं उसमें से 5 to 6 लक्षण उपस्थित होंगे और साथ में प्लस उत्तम जारण शक्ति और ये आद्यमान गल तालु में दाह और शिरोगौरव आदि लक्षण ये हैं नहीं होंगे। अगर हमारे पास ये वाले जो लक्षण हैं, हम जो पीछे पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा ना आद्यमान गल तालु वगैरह वाले, तो अगर ये वाले लक्षण नहीं होंगे तब हमारे पास जो जारण शक्ति, हमारी जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो बिल्कुल बढ़िया है, हम ये ऐसा मानेंगे। अब मध्यम जारण शक्ति का मतलब होता है कि जो हमने जीर्ण आहार के लक्षण पढ़े हैं उसमें से 3 या 4 लक्षण तो प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस ये जो 4 लक्षण हम देख रहे हैं, सॉरी ऊपर जो लक्षण देख रहे हैं इनमें से कुछ उपस्थित होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अवर और हीन जारण शक्ति क्या होती है, जब 1 या 2 लक्षण जो ऊपर हमने बताया वो प्लस ये आद्यमान गल तालु दाह वाले जो अधिकतर लक्षण जब प्रेजेंट होंगे तो हम मानेंगे कि जो जारण शक्ति है वो हमारी क्या है, अवर है, हीन है, मतलब बिल्कुल वर्स्ट क्वालिटी की है, ठीक है। तो ये जारण शक्ति, हमने अभ्यावरण शक्ति का एक्सप्लेनेशन देख लिया, जारण शक्ति का एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब इन दोनों हम जो अग्नियों में अभ्यावरण शक्ति है और जो जारण शक्ति का इसका एक वो बना सकते हैं कि अच्छा हम एक टेबल सा बना लेते हैं कि ठीक है कि विषम अग्नि में तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि के अंदर ये अभ्यावरण शक्ति कैसे कैसे होएगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जो विषम अग्नि होती है ना, जो उनसे भी पेशेंट में विषम अग्नि होगी उसमें जो अभ्यावरण शक्ति है वो भी कैसी होगी, या तो विषम होगी या हीन होगी, या हीन या अवर होगी, ठीक है। मतलब पेशेंट को जो बार बार खाने की इच्छा होगी। और जारण शक्ति कैसी होगी, वो मध्यम होगी, हीन होगी या अवर होगी। तीक्ष्ण अग्नि है तो अभ्यावरण शक्ति मतलब क्या, हमारी जो इनटेक की कैपेसिटी है वो क्या होगी, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, हमें बार बार भूख लग रही है। तो तीक्ष्ण अग्नि में अभ्यावरण शक्ति उत्तम है या फिर मध्यम होगी, मतलब एटलीस्ट एवरेज तो मानना ही पड़ेगा। तो तीक्ष्ण अग्नि में हम खाना फटाफट से पचा भी रहे हैं, दैट्स वाई जो जारण शक्ति में तीक्ष्ण होगी वो उत्तम होगी या मध्यम होगी। और मंद अग्नि में क्या होगा, अब अभ्यावरण शक्ति कैपेसिटी, हम खाना खाने का तो दिल ही नहीं करेगा क्योंकि पुराना पचा ही नहीं पाएंगे, तो ऑफकोर्स या तो वो एवरेज ही होगी या फिर वो हीन होगी।
उसी तरह से जारण शक्ति, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी तो हमारी बिल्कुल ही ज़ीरो होनी होगी इसमें, है ना। सम अग्नि के अंदर ये या तो उत्तम होता है या मध्यम होता है, पर ये अपथ्य सेवन से विकृत जरूर हो सकता है। बाकी जो जारण शक्ति होती है वो उत्तर होती है। ये एक छोटा सा टेबल है जो बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व होने वाला है, सॉल्व क्या बनाने वाले हैं। तो ये हमने देखा, हमने अग्नि के बारे में, नॉलेज ऑफ अग्नि एंड कोष्ठ के बारे में, ठीक है। हम अग्नि के बारे में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ही स्टफ़ हो गया है, मतलब 15 नंबर में भी सवाल आ जाए तो आराम से हम, आएगा तो नहीं बट आराम से हम लिखने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं कि कोष्ठ क्या होता है। तो अब क्या है, अच्छे से पढ़ो, वीडियो देखो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, है ना, तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। सही लगा है तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।